सो वेलकम टू दिस अकाउंटिंग सेशन। इस अकाउंटिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है, अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है यानी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग के दो तरीके यानी कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, interpreting, and then reporting the business transactions in a specified manner. मतलब ये है कि अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी वाक़े या इवेंट को जो कंपनी से रिलेटेड हो और आपके ज़ाती मामला से रिलेटेड ना हो और जो मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसे में गिनी जा सके, ऐसी इवेंट को ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि इसको लिखना या किसी भी किस्म के अकाउंट्स में इसको एंटर करना या रिकॉर्ड करना। जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, अब ये आपका खर्चा हो गया, ये ट्रांजैक्शन है। क्यों? इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि ये ट्रांजैक्शन पैसे में मेजर की जा सकती है, 2 करोड़ की मालियत है जो मेजर की जा सकती है। दूसरा ये कि ये डीलिंग या ये लेन देन जिसे आप ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, इसे आप ट्रांजैक्शन इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये बिजनेस के लिए की गई है। आपने अपने ज़ाती घर के खर्चे के लिए नहीं खरीदी है, ये बिल्डिंग बिजनेस के काम के लिए खरीदी गई है। लिहाजा ये एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन है और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब इसे बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में इसको एंटर किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब ये अकाउंटिंग बुक्स कंप्यूटराइज भी हो सकती हैं या मैनुअल बुक्स भी हो सकती हैं। मतलब ये कि किताबें जिस तरह भी हो, कुछ हिसाब किताब रखने के लिए आपने उसको इंफॉर्मेशन को कंडेंस किया या रिकॉर्ड किया, इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का पहला काम तो सबसे पहला यही है कि वो रिकॉर्ड करता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। उसके बाद क्लासिफाइंग उसका दूसरा स्टेप है। मतलब अकाउंटिंग क्लासिफाई भी करता है। क्लासिफाई का मतलब ये है कि जो जिस टाइप की इवेंट हो, जिस टाइप की ट्रांजैक्शन हो, वो उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए या उसी के हेड में डाल दिया जाए। मतलब ये कि एक टाइप की ट्रांजैक्शंस का एक ग्रुप होगा और दूसरे टाइप की ट्रांजैक्शंस का दूसरा ग्रुप। क्लासिफाई कहते हैं कि टाइप वाइज ग्रुपिंग करना। मिसाल के तौर पे माल या जिसे कहते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री, जो भी कहा जाए उसको, मर्चेंडाइज, माल जिसे बेचने के लिए खरीदा जाता है। माल खरीदने के लिए जो खर्चो है, इनको परचेजेस के अकाउंट में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये परचेजेस टाइप अकाउंट्स हैं। तो जो माल बिक गया के जो रिटर्न्स मिलेंगे, जो रेवेन्यू या जो पैसा मिलेगा, अब ये जो है सेल्स के अकाउंट में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्स टाइप के अकाउंट्स होंगे। अब ये सारी जो कमाई हो रही है, जो माल बिक रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, ये सारे सेल्स टाइप के अकाउंट्स बनते जा रहे हैं और जो माल जो खरीदा जा रहा है वो सारे परचेजेस के अकाउंट्स में जाते जा रहे हैं। इस तरह क्या हो रहा है? अकाउंट्स क्लासिफाई हो रहे हैं, अकाउंट्स अपनी अपनी टाइप के हिसाब से ग्रुप हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं सब के सब एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो जा रही हो, बल्कि सब ये हो रहा है कि क्लासिफाई की जा रही है ताकि आसानी रहे। जो जिस टाइप का अकाउंट होगा, जो जिस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी, वो उसी टाइप के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी या एंटर की जाएगी। फिर अकाउंटिंग समराइज भी करती है। समराइज ये है कि मतलब बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अब उनको ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड कर लिया गया है, बल्कि क्लासिफाई भी कर लिया गया है कि जो जिस टाइप का अकाउंट है उसको उस टाइप के अकाउंट में क्लासिफाई करके रिकॉर्ड कर लिया गया है। लेकिन क्लासिफाई करने के बावजूद इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि
कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, कुछ इंफॉर्मेशन समराइजिंग कहते हैं खुलासा करने को। तो यानी ये कि ये जो इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाई होकर रखी है इसका खुलासा करना और उसको ऐसी हालत में ऐसी शक्ल में लेकर आ जाना कि इसके जरिए से जो रिपोर्ट्स बनेंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बने कि जब यही इंफॉर्मेशन इनमें पेश की जाए तो ऐसे लोगों को जो अकाउंटिंग की बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भी नहीं रखते उनको भी अकाउंटिंग उनको भी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं और ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल टारगेटेड हो और समराइज्ड हो यानी खुलासा शुदा हो और वो अंडरस्टैंडेबल हो हर एक के लिए और उन लोगों को ठीक ठीक अंदाजा हो जाए कि कंपनी कितने प्रॉफिट या लॉस में जा रही है और कंपनी के ट्रेंड्स क्या हैं, ये उनको देख के रिपोर्ट देख के अंदाजा हो। फिर अकाउंटिंग का एक स्टेप इंटरप्रेटिंग भी है। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है नतीजे निकालना। एक तो ये कि आपने सारे फैक्ट्स और फिगर्स जमा कर लिए, उनको रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया। अब उनसे नतीजा आप कैसे निकालते हैं? मिसाल के तौर पे मार्केटिंग के ऊपर बहुत खर्चा किया गया है, अब ये रिकॉर्ड हुआ है आपके पास मौजूद है। अब एक अकाउंटेंट सिर्फ ये कि सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करेगा बल्कि वो ये इंटरप्रेट यानी इससे रिजल्ट भी निकालेगा कि हम जो मार्केटिंग का फर्ज करें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते जा रहे हैं तो क्या इसके नतीजे में हमारा माल ज़्यादा बिकना शुरू हो गया है, यानी हमारी सेल्स बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई कोरिलेशन है? यानी ये मार्केटिंग का जो खर्चा जैसे जैसे बढ़ता है माल ज़्यादा बिकता जाता है, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये नतीजे निकालना, ये नतीजे निकालने में भी अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर अकाउंटिंग ये सारी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड हो गई, क्लासिफाई हो गई, जिसका खुलासा शुदा इंफॉर्मेशन जमा हो गई है जिसमें से नतीजे भी निकाले गए हैं, अब अकाउंटिंग के ज़रिए से रिपोर्ट बनाने की रिपोर्टिंग करना चाहती है कि भाई हेल्प करती है कि आप कैसे रिपोर्ट्स बनाएं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इन रिपोर्ट कैसे बनाए जाए और इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कंपनी कैसी चल रही है। होता ये है कि जो लोग बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं तो उनमें एक तरह की सेपरेशन होती है, यानी जो लोग कंपनी चला रहे होते हैं वो कहलाते हैं मैनेजर्स और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है यानी कंपनी में जिन लोगों का पैसा स्टेक्स या इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है वो लोग इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स नॉर्मली एक ही अफराद नहीं होते, अलग अलग लोग होते हैं। यानी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है और मैनेजर्स कंपनी चला रहे हैं। अब मैनेजर्स ने कंपनी कैसी चलाई, मिसाल के तौर पे ये साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही, तो इसकी कंपनी को ड्राइव करने वाले तो मैनेजर्स हैं। अब मैनेजर्स उसकी पूरी अकाउंटिंग करके रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के सामने पेश करते हैं ये बताने के लिए कि ये हमारी परफॉर्मेंस रही है और ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बरकरार रखें या जो भी है कंपनी की जैसी भी फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि कंपनी की मालियाती क्या हालत है, कैसे चल रही है कंपनी और इसके फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, वो लोगों तक पता चले, इन जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनको। और सिर्फ इन्हीं को रिपोर्ट करना नहीं होता, रिपोर्टिंग का एक मकसद ये भी होता है कि जिन लोगों ने कंपनी में कर्जे दिए हुए, जिनके कर्जों पे कंपनी चल रही है या कुछ ना कुछ लोन्स वगैरह है, ज़रूर चाहिए होता है कंपनी को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो जिन लोगों से कर्जे लिए हैं उनको भी ये इंटरेस्ट होती है कि भाई कंपनी कैसी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी लॉस में चले जाए और हमारा पैसा डूब जाए और हमने जो कर्जा दिया है वो कंपनी वापस ना कर सके, तो उनकी डायरेक्ट इंटरेस्ट होती है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग जो बनाती है इसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है कि ये इन लोगों को दिखाई जाए ताकि ये साबित किया जाए कि भाई कंपनी सही चल रही है
और आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके कर्जे वर्जे का कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कंपनी ये रिटर्न कर सकेगी। शेयर होल्डर्स और ये लेंडर्स यानी लोन देने वाले, इन दोनों पार्टीज के अलावा एक और भी पार्टी है जिनके लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, और वो होती है गवर्नमेंट या हुकूमत। हुकूमत इसलिए इंटरेस्टेड होती है कि बहुत बड़ा एक्सपेंस, इनफैक्ट सबसे बड़ा एक्सपेंस जो कंपनी का होता है वो होता ही टैक्स है। जब का हुकूमत देखती है कि भाई कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे बना रही है, जो भी है उसका लेवल इतना बहुत अच्छी खासी सेल्स है, अच्छा खासा प्रॉफिट है कंपनी का, तो हुकूमत उसमें से अपना टैक्स जो है वो चार्ज करती है कि इतना टैक्स हमें पे किया जाए। अब कंपनी पे कितना टैक्स लागू हुआ है, कितना टैक्स लग रहा है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है। अब कितना प्रॉफिट बनाया है वो कैसे पता चलेगा, वो इन्हीं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के जरिए पता चलेगा। तो नतीजतन कंपनी की ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी ये बनाए, और बड़ी कंपनीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है या ये उनके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो ये बनाए, और हुकूमत उन पे दबाव डालती है कि आपने बनाना पड़ेगी। तो मतलब ये है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे अगर हम दोबारा गौर करें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी ये ऐसी आर्ट है जो रिकॉर्ड करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फिर क्लासिफाई करती है उसको, फिर समराइज यानी खुलासे की शक्ल में लेकर आती है ताकि अंडरस्टैंडेबल हो जाए, फिर उससे इंटरप्रिटेशंस में नतीजे निकालने में मदद देती है, फिर रिपोर्टिंग, असल जो उसका मकसद है कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर हों कंसर्न पार्टीज जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और हर वो पार्टी को ताकि पता चले कंपनी कैसी चल रही है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है एक खास तरीके से, मतलब ये कि एक प्रोसीजर के को फॉलो करते हुए, कोई रैंडम कोई ऐसी हर एक का अपना बनाया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि एक इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से अकाउंटिंग ये सारे काम सर अंजाम देती है। हमारी आज की क्लास अकाउंटिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन से मुतालिक, इसमें आप ये बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और इसे किस तरीके से प्रोसेस करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। इस क्लास के अंदर हम अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो अकाउंटिंग से मुतालिक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। फिर हम अकाउंटिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर और उस स्ट्रक्चर से गुजर के किस तरीके से रॉ इंफॉर्मेशन से निकलकर रिफाइंड फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में एंड यूज़र तक जाती है और उसका क्या तरीक़ेकार होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इस बात को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए से, एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए से हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अल्टीमेटली उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग के अगर इन एक कंटेक्स्ट की शक्ल में डेफिनेशन अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, what is accounting? Basically, it is an art of recording, classifying, and interpreting in a specified manner of a business transaction। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने
क्लासिफाई करने और इंटरप्रेट करने का जो आर्ट है वो अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए कि हमें ये समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरीके से मुख्तलिफ नेशंस मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ करके अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सचेंज कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं, इसी तरह बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को जिस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दूसरे से मुंतकिल किया जाता है, उस लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट या स्किल का नाम है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, क्लासिफाई हो जाएगी, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। लेकिन ये तमाम काम स्पेसिफाइड मैनर में होगा, एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा जिसमें उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके स्पेसिफाई करके इंटरप्रेट किया जा रहा होगा या फिर उसकी को डिफाइन किया जा रहा होगा। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी बिजनेस रिलेटेड वाक़े को या इवेंट को जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके। मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसे में गिना जा सके। जो पैसे में नहीं गिना जा सकता, ऐसे इवेंट या ऐसा वाक़या ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा और इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब कि सिर्फ वही लेन देन या वही वाक़या जो पैसे में गिना जा सके या मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्डेबल हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन कहलाता है और अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड कर सकती है या अकाउंटिंग में वो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी अगर माल बेचती है, सेल ऑफ गुड्स करती है 2000 रुपये का, 2000 रुपये का गुड सेल होता है, यानी बिकता है, हमारे पास पैसा आता है 2000 रुपये। अब ये जो लेन देन का यानी बिजनेस डीलिंग जो हुई है, ये ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पैसे की टर्म्स में मेजर की जा सकती है, पैसे में इसको नापा जा सकता है। अब इसके बरक्स दूसरी एग्जांपल लें। अगर कंपनी मैनेजर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इससे बिजनेस को लॉस होने का काफ़ी हद तक खदशा है। इसके बावजूद कि ये इतनी अहम पेशरफ्त है और बिजनेस को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हेल्थ क्योंकि पैसे की टर्म में मेजर नहीं की जा सकती, यानी कौन कितना बीमार है, अब ये पैसा तो मेजर नहीं कर सकते ना कि वो 2000 रुपये बीमार है, ये तो नहीं मेजर कर सकते। तो जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती पैसे की टर्म में, चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, लिहाजा वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी और ना वो रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन से मुतालिक हर वो इंफॉर्मेशन है जिसे हम फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, अब हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। जब हम ट्रांजैक्शंस का टर्म यूज़ करते हैं तो उससे मुतालिक हर वो इंफॉर्मेशन है, हर वो इंफॉर्मेशन जिसे इन टर्म ऑफ मनी हम मेजर कर सकें। हर वो इंफॉर्मेशन जिसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एबीसी कंपनी परचेज
and equipment ₹5 lakh। एबीसी कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ का इक्विपमेंट परचेज किया। अब ये जो इक्विपमेंट परचेज किया गया है, यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर हम कर सकते हैं 5 लाख रुपीज़। इस इंफॉर्मेशन में हमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपीज़ की एक पेमेंट की गई है और उस पेमेंट के अगेंस्ट में एक इक्विपमेंट परचेज किया गया है। नंबर 2, एबीसी कंपनी paid staff salaries ₹120,000। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई, ये भी एक ट्रांजेक्शन कहलाएगी जिसमें कंपनी ने 1,20,000 की सैलरी स्टाफ को पे की है। चूँकि ये इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल वर्थ बता रही है, हम इस इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल वैल्यू भी यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। हर वो इंफॉर्मेशन जो मॉनिटरी टर्म्स के अंदर डिफाइन की जाए, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन है या नहीं। मिसाल के तौर पे डायरेक्टर of ABC company injured in an accident। फर्स्ट करें, एबीसी कंपनी के डायरेक्टर किसी एक्सीडेंट में इंजरी का शिकार हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन हमें यहाँ भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो नॉन मॉनिटरी टर्म्स के अंदर है। तो जो थर्ड नंबर पे ट्रांजेक्शन इंजरी से मुतालिक इंसिडेंट के नतीजे में हमें नज़र आ रही है, उसे हम ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम चूँकि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। ट्रांजेक्शन की टर्म अकाउंटिंग के अंदर हर उस इवेंट के लिए यूज़ की जाती है जिसे हम फाइनेंशियली मेजर कर सकें। हर वो इवेंट जिसे मॉनिटरी टर्म्स के अंदर मेजर किया जा सके, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ इवेंट्स की एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे एबीसी कंपनी सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ₹3,000। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये इवेंट है जो इनकर हुआ है। कंपनी ने कस्टमर को सेल की है ₹3,000 की गुड्स। चूँकि इस इवेंट को हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं कि ये इवेंट ₹3,000 से इनकर हुआ है, इसलिए ये इवेंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। नंबर 2, एबीसी कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग वर्थ ₹100,000। एबीसी कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की। ये इवेंट है, एक इवेंट है जो इनकर हुआ है, क्योंकि इस इवेंट को भी हम फाइनेंशियली टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये इवेंट भी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। नंबर 3, डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी attended a seminar last year। ये भी एक इवेंट है। एबीसी कंपनी के डायरेक्टर ने कोई सेमिनार अटेंड किया है लास्ट ईयर। लेकिन अगर आप लास्ट वाले इवेंट को शुरू की 2 इवेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि लास्ट इवेंट के अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप मॉनिटरी टर्म के अंदर क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। लास्ट वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसे आप फाइनेंशियली वर्थ काउंट नहीं कर सकते। अगर उसने सेमिनार किया था
अगर डायरेक्टर ने सेमिनार अटेंड किया है तो हमें नहीं मालूम कि उसने सेमिनार के अटेंड के दौरान कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है या उस सेमिनार के अगेंस्ट उससे कोई पेमेंट की गई है, कोई एक्सपेंस रिइंबर्स किया गया है, या इस सेमिनार पे कितना खर्चा आया था जो कंपनी के ऊपर, कंपनी को उस सेमिनार पे भेजने के लिए, डायरेक्टर को भेजने के लिए कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा। क्योंकि हमें इस लास्ट वाले इवेंट के अंदर किसी किस्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, इसलिए हम इस इवेंट को ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, नॉट ट्रांजैक्शन। ये वाला जो इवेंट है ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजैक्शन से मुराद वो इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके मकासद क्या है, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस तो इसका यही है कि भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक ख़ास प्रोसीजरल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टम देता है जिसके ज़रिए से बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा सकती हैं इंतहाई आसान तरीके से और एक सिस्टम को फॉलो, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। दूसरी बात जैसा कि साबित है कि अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि भाई कंपनी, आपकी कंपनी का क्या हाल है, आपकी कंपनी कैसी चल रही है, क्या प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस कैलकुलेट करना, ये अकाउंटिंग का एक मकसद होता है कि आपकी कंपनी का ये कैलकुलेट करके दे या बिजनेस का ये कैलकुलेट करके दे कि भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या लॉस क्या है। टू गेज फाइनेंशियल वर्थ ऑफ अ कंपनी, गेज का मतलब होता है मेजर करना या नापना या मालूम करना पैसे की टर्म में। फाइनेंशियल वर्थ ऑफ अ कंपनी का मतलब है कि कंपनी की मालियत, कि कंपनी कितने की है और अब ये कितने 20 बिलियन की होगी, 40 बिलियन की होगी, कितने की हो गई कंपनी। तो ये कंपनी की मालियत मालूम करना कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है, कितनी वीक है, ये गेज करना या ये मेजर करना, ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में से एक है। टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस तरह मैनेजमेंट या मैनेजर्स जो बिजनेस चला रहे होते हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन इस साल हमने इतनी सेल्स करनी है या इतना माल बेचना है 1 मिलियन का। अब देखते हैं कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जैसे अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है उस वक्त तक भी 1 मिलियन तो छोड़ें, आधा मिलियन भी नहीं हुआ है। तो अब मैनेजमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी कि किस तरह से वो अपने टारगेट को अचीव करे। तो ये इनका कंट्रोल प्रोसेस कहलाता है कि किस तरह जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो हमारा टारगेट है वो किस तरह अचीव किया जाए और ये गैप किस तरह दूर किया जाए कि जो एक्चुअल है और जो टारगेटेड है इनमें जो गैप मौजूद है वो किस तरह दूर किया जाए और अपने टारगेट्स रियलाइज किए जाए। तो इस मामले में अकाउंटिंग इस तरह हेल्प करती है कि भाई जाहिर सी बात है अकाउंटिंग तो मेजर करके देती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का काम होता है। लिहाजा मैनेजमेंट को फैसिलिटेट यानी मैनेजमेंट को के लिए आसानी फराहम करती है, फैसिलिटीज देती है कि वो कंट्रोल आसानी से कर सके। टू असेस टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी, असेस का मतलब होता है जज करना या यानी इवेलुएट करना है। इवेलुएट का उर्दू में क्या कहेंगे कि मतलब उसको उसके अंदर से आप जज करें कि भाई टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है कितनी नहीं बनती। फाइंड आउट कर लिया आपने, निकाल लिया कि भाई हाँ इसकी टैक्सेबल इनकम इतनी है, इतना टैक्स लगेगा इस कंपनी पे। तो अब मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ये मालूम करे कि भाई कंपनी पे टैक्स कितना लगने वाला है, क्योंकि असल में बड़ी कंपनीज को
के ऊपर रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि आप अकाउंट्स अपने सही सही बना के हमें दिखाएं, ताकि हम आप पे टैक्स लगाएं। और टैक्स चार्ज करने का मतलब हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा या एक्सपेंस होता ही ज़्यादातर टैक्स। तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस आर्ट की मदद से हमें हासिल हो रहे होते हैं? नंबर 1, टू रिकॉर्ड business transaction in a specific manner. बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस को कैलकुलेट करना। नंबर 3, टू गेज फाइनेंशियल वर्थ ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ को मालूम करना। नंबर 4, टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को कंपनी की बिजनेस को चलाने के लिए जो कंट्रोल चाहिए उस कंट्रोल को फैसिलिटेट करना, उसमें सहूलियत पैदा करना, उसको आसान बनाना। टू एक्सेस टैक्सेबल इनकम फॉर कंपनी। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो उस प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। कितना टैक्स उसको अपने प्रॉफिट के ऊपर या इनकम के ऊपर पे करना पड़ेगा, ये कितनी इनकम है जो टैक्सेबल रीजन में आ रही है, कि कितनी इनकम ऐसी है जिस पर उसके टैक्स पे करना है, उस इनकम को कैलकुलेट करना। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 4 अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव राइट डाउन किए हैं। अकाउंटिंग में 5 फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिपोर्टिंग। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, कंपनी उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसे क्लासीफाई किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन कि वो ट्रांजैक्शन किस हेड के अंदर पोस्ट होनी चाहिए। इसी तरह फिर उसकी समराइजिंग होगी। समराइजिंग के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस एक जगह जमा करके एक समराइज्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर लाई जाएंगी। 4th स्टेप के अंदर उनकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी और उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में एंड यूजर तक, जो उसके यूजर्स होंगे, इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले होंगे, उन तक वो पहुंचाई जाएगी। अकाउंटिंग की 2 बेसिस है, एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि आप
सिर्फ ट्रांजैक्शंस उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब आपकी जेब से कैश या कैश की जैसे इक्विवेलेंट जैसे कि चेक, क्रेडिट कार्ड या एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, किसी जरिए से भी आपकी जेब से कैश निकले या आपकी जेब में कैश आए। यानी ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड की जाएगी जब कैश या तो आपके पास से गया हो या आपके पास आया हो। जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसा नहीं कहती। अक्रूवल का मतलब होता है जमा होना। वो ट्रांजैक्शन कैश पे नहीं डिपेंड करते बल्कि वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करते। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है और आप जो है एक इक्विपमेंट खरीदते हैं 20 लाख का। अब आप 20 लाख का इक्विपमेंट खरीद के 10 लाख की पेमेंट करते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि भाई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ उतनी ही अकाउंट की जाएगी जितने की आपकी जेब से कैश निकला हो। अब चूंकि आपकी जेब से सिर्फ 10 लाख कैश निकला है तो वो सिर्फ 10 लाख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी। जबकि दूसरी तरफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहेगी कि ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस या ट्रांजैक्शन की हकीकत क्या है। 20 लाख की आपने इक्विपमेंट खरीदी है तो इसका मतलब है कि पूरे 20 लाख वो रिकॉग्नाइज करेगी, चाहे आपने पैसा पे किया हो या नहीं किया हो। अक्रूवल का मतलब होता है जमा होना। अब आपके सर पे कर्ज जमा हो गया है, यानी 10 लाख का तो कर्ज जमा हो गया है और 10 लाख की आपने पेमेंट की है। तो एज अ होल 20 लाख की आपने ट्रांजैक्शन की है और अक्रूवल पूरी 20 लाख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब बिजनेसेस छोटे होते हैं, जैसे एक जनरल स्टोर वाला है या कोई एक वाहिद बंदा बिजनेस कर रहा है, तब तो वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। भाई रोज़ाना के जितने पैसे गए पैसे आए उस हिसाब से वो देख के अंदाज़ा करके रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़े होते हैं वो कैश बेसिस पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एक साल में कितने रेवेन्यू यानी कितना हमने सेल रिकॉर्ड करें, कितना खर्चा रिकॉर्ड करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी अमाउंट रिकॉग्नाइज करें जो बिल्कुल बैलेंस शीट के हिसाब से सही हो, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है। अब उसको इमारतें बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, 2-2.5 साल लग सकते हैं। और जब तक कि उसने प्लॉट वो मकानात बना के उसको बेचें फुल फर्निश्ड, जब उसकी सेल स्टार्ट हो, पैसा आना शुरू हो, तो उसके लिए उसको 2-2.5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कैश बेसिस पे अगर वो अपनी अकाउंटिंग करे तो उसका तो बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो 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 जाएगा। 1-2 साल तक तो वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में ज़ीरो इनकम दिखाता रहेगा और टोटली लॉस दिखाता रहेगा कि उसने बिल्डिंग बनाई है, खर्चे आए हैं, खर्चों पे खर्चे दिखा रहा है और इनकम कुछ भी नहीं। इसलिए अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़रूरी हो जाता है। अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो जितने अरसे उसने काम किया है फिर वो उतने अरसे का उस हिसाब से खर्चे के हिसाब से वो अपना रेवेन्यू या अपनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। लिहाजा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंतहाई ज़रूरी है, न सिर्फ ये कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए बल्कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आप अभी सर से समझेंगे। अकाउंटिंग के अंदर
हम जो सिस्टम या बेसिस यूज कर रहे होते हैं वो दो किस्म के सिस्टम होते हैं। नंबर वन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर टू, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो बुनियादी फर्क है वो ये है, जब हम ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट करते हैं तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो कैश की पेमेंट या फिर कैश का इनफ्लो होता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर कैश इन होगा या आउट होगा तो ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कैश किसी किस्म की मूवमेंट शो नहीं कर रहा, हमारे कैश फ्लो के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ना बिजनेस के अंदर कैश कम हो रहा हो, ना कैश ज़्यादा हो रहा हो, ना कैश डिक्रीज हो रहा हो, ना इंक्रीज हो रहा हो, तो उस सूरत में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन को सिर्फ उस सूरत में रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश के ऊपर इफेक्ट पड़े, यानी कैश या तो ट्रांजैक्शन की वजह से कम हो रहा हो या फिर ट्रांजैक्शन की वजह से, बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश ज़्यादा हो रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी सैलरी पे करे, स्टाफ सैलरी पे करे ₹1,20,000, तो ये ट्रांजैक्शन इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि इस कैश की पेमेंट की वजह से कैश कंपनी का कम हो रहा होगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश या नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर कैश की पेमेंट होगी ट्रांजैक्शन के अंदर या कैश इनफ्लो हो रहा होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, कैश जनरेट हो रहा हो या फिर कैश डिसबर्स हो रहा हो, या तो कैश कंपनी के अंदर आ रहा हो या फिर कंपनी के अंदर कैश जा रहा हो, अगर कैश आने या ना जाने का ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट ना भी पड़े तो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन को इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और कंपनी के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ट्रांजैक्शन कैश की बैलेंस को इफेक्ट करे या इन्फ्लुएंस करे, या तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश कंपनी के अंदर जा रहा हो या फिर कंपनी के अंदर कैश इन हो रहा हो। क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बेस नहीं बनाया जाता। अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं भी हो रहा हो तो भी कंपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। मिसाल के तौर पे अगर क्रेडिट पर कंपनी सेल करेगी, गुड्स की सेल को रिकॉर्ड करेगी कि गुड्स सेल हुई है कस्टमर ऑन क्रेडिट। अगर उधार या क्रेडिट पे कस्टमर को गुड्स सेल की गई होंगी तो ये ट्रांजैक्शन सेल की एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि इन गुड्स की सेल के अगेंस्ट में कस्टमर के पास गुड्स तो जा रही हैं लेकिन कस्टमर से पैसे फौरी तौर पे कंपनी के पास नहीं आ रहे। कस्टमर को की गई सेल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसी वक्त रिकॉर्ड की जाती है जब पैसे आ जाएं या कस्टमर से रिकवरी उन गुड्स के अगेंस्ट में कंपनी को मिल जाए। इसका मतलब ये हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ताल्लुक मूवमेंट ऑफ कैश
सही है। एक्रूअल केस का ताल्लुक कैश की मूवमेंट से नहीं होता, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ताल्लुक कैश की मूवमेंट से होता है।